सेवेंथ बीपीएससी मेंस फास्ट रिवीजन वरुण सर का नोट्स है डोटेरिया का। पहले देखते हैं भारत की आर्थिक योजना। तो परिभाषा में है कि संसाधनों का प्रवाही आवंटन हेतु सरकार की रणनीति जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार है। यही होता है आर्थिक योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लाई गई थी। आर्थिक मॉडल ये मॉडल किस पर था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और ये कृषि पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित है और ये भारी उद्योग पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, आधारभूत ढांचा का विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, विकेंद्रीकृत योजना का निर्माण। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा 51 से 56 था और सेकंड है 56 से 61, इसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। तीसरी 1961 से 66 तक है, आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। चौथी जो है 69 से 74 है और ये स्थिरता के साथ विकास पर केंद्रित है। पाँचवीं 74 से 79 तक है, 78 में ही खत्म हो गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 साल के नहीं रहा है, 1 साल पहले ही खत्म हो गई है। इसमें गरीबी हटाओ और ढांचा निर्माण पर केंद्रित रहा है। गरीबी हटाओ का नारा दी गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में। फिर छठी पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 के बीच रहा। इसमें रोजगार, गरीबी हटाओ पर केंद्रित रहा है। सातवीं है 85 से 90 आधुनिकीकरण पर और आठवीं है 92 से 97 उदारीकरण पर। और इसके बाद में है 97वीं जो है 97 से 2002, इसमें न्यायिक सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। 10वीं है 2002 से 7, इसमें सतत विकास पर लक्ष्य केंद्रित है। और 11वीं जो है 7 से 12 रही है और ये समावेशी विकास पर केंद्रित है। 12वीं है 12 से 17, तेज समावेशी और सतत विकास से। उपलब्धियां देखते हैं तो गरीबी में कमी आई है, मनरेगा जैसी योजना और डीबीटी और पीडीएस जैसी प्रणाली प्रारंभ की गई थी गरीबी में कमी लाने के लिए। आधारभूत ढांचा में विकास के लिए सड़कें का निर्माण करवाई गई, बिजली और हवाई अड्डे जैसे निर्माण कार्य किए गए। औद्योगिक विकास में एमएसएमई, मेक इन इंडिया जैसी योजना क्रियान्वयन में है। और कृषि में सुधार के लिए हरित क्रांति हुई है 1967-68 में। फिर हुई थी सेकेंड हरित क्रांति 1981-82 में। शिक्षा से पर केंद्रित है सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति 2020 में आया गया है, जो कि 1986 के शिक्षा नीति का ये नवीनतम रूप है। स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान भारत कार्यक्रम है। तीव्र जीडीपी वृद्धि हुई है और वित्तीय समावेश में जनधन योजना है, यूपीआई है, रुपए पे वगैरह है। तकनीकी प्रगति के लिए इसरो और स्टार्टअप जैसे योजना इसरो के साथ मिलकर के क्रियान्वयन में है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया। अब लेकिन इतनी सारी उपलब्धियां के बाद कुछ चुनौतियां भी हैं। तो क्या क्या चुनौती हैं? नौकरशाही में देरी, लाइसेंस राज है और योजनाओं का कुप्रबंधन, पीडीएस में गड़बड़ी हो रही है। वैश्विक बदलाव में पिछड़ना, सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है। कृषि सुधार में धीमापन है। ग्रामीण शहरी में अंतर हो गया है। रोजगार रहित विकास हो रही है। ढांचा संबंधी बाधाएं, जैसे कि भूमि विवाद की मामला है। राजकोषीय घाटा अधिक हो रही है और क्षेत्रीय असमानता, जैसे कि बीमारू राज्य जिसमें बिहार, यूपी, एमपी सब आते हैं, ये दक्षिण यानी कभी उतना विकास नहीं हुआ है दक्षिण राज्य जैसे।
सुधार रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? तो डेटा आधारित निर्णय लेने चाहिए, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण होना चाहिए और निगरानी मूल्यांकन प्रणाली, निजी भागीदारी होनी चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और प्रशासनिक क्षमताओं का निर्माण होना चाहिए। अब आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर की गई है 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। उद्देश्य क्या है? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नवाचार और तकनीकी आधारित नीति निर्माण करना, डेटा आधारित रणनीति बनाना, केंद्र राज्य समन्वय, सतत विकास और सुशासन। संरचना क्या है? तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं पीएम द्वारा नियुक्त व्यक्ति और पूर्णकालिक सदस्य में विशेषज्ञ होते हैं। पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्री होते हैं। सीईओ कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि उपाध्यक्ष और सीईओ प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आमंत्रित सदस्य में विशेषज्ञ होते हैं और गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों में राज्य के लिए क्षेत्रीय योजना होती है। अब मुख्य कार्य क्या करता है? तो सहकारी संघवाद को लागू करना, नीति अनुसंधान व सलाह देना, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन देना, एसडीजी निगरानी करना, राष्ट्रीय प्राथमिकता का निर्धारण करना, राज्यों के साथ कार्य करना, सुशासन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को मूल्यांकन की प्रणाली और श्रम एवं आर्थिक नीति संतुलन। प्रमुख पहल और सूचकांक क्या क्या है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी करता है, अटल इनोवेशन पेंशन भी जारी करता है, एसटीएच परियोजना भी जारी करता है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जारी करता है और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक लाता है, जिला अस्पताल सूचकांक लाता है, स्वास्थ्य सूचकांक लाता है, कृषि संबंधी सूचकांक लाता है, भारत नवाचार सूचकांक लाता है और महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड भी प्रदान करता है। इसके अलावा सुशासन सूचकांक लाता है, महिला उद्यमिता मंच प्रदान करता है, नए भारत के लिए रणनीति @75 कार्यक्रम चलाता है, मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम चलाता है और अमृत पोर्टल जारी करता है। तो इतने सारे सूचकांक नीति आयोग जारी करते हैं। नीति आयोग बनाम योजना आयोग। तो नीति आयोग जो है थिंक टैंक है और योजना आयोग एक नियंत्रक है, योजना नियंत्रक का कार्य करता है। परामर्शदात्री। नीति आयोग जो है परामर्शदात्री है और योजना आयोग अनिवार्य करता है। इसके बाद है बहुभाषाई है, नीति आयोग जो है बहुभाषाई है और ये है कि सीमित करता है, योजना आयोग सीमित करता है, नीति आयोग ना बहुविषयी है, बहुत सारा विषय को समायोजित करता है और योजना आयोग इस मामले में सीमित है। नीति आयोग सहकारी है और यानी कि विकेंद्रीकरण पर है और योजना आयोग जो है केंद्रीकृत है। नीति आयोग में सीईओ होता है, वहीं योजना आयोग में सचिव नेतृत्व करता है। नीति आयोग जो है नीचे से ऊपर योजना का दृष्टिगत ढांचा देता है, वही योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे की ओर थोपने का कार्य करता था। नीति आयोग केवल सलाह यानी कि परामर्शदात्री शक्ति है और योजना आयोग जो था वो लागू करता था, परामर्श नहीं देता था। नीति आयोग में ना वित्तीय अधिकार नहीं है और योजना आयोग में वित्तीय अधिकार दिया गया था। कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि सलाहकार की भूमिका वित्तीय शक्ति में अभाव है, यानी कि वित्तीय मामले में नीति आयोग सलाह नहीं देता है। केंद्रीकृत ढांचा में लचीलापन कम है और संसाधनों की कमी है अभी भी। इसके साथ ही राज्य सरकारों से असमान सहयोग मिल रहा है
निर्णय में देरी हो रही है, डेटा गुणवत्ता में अंतर है, राजनीति प्रभाव की संभावना है और उत्तरदायी तंत्र की कमी है। अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन ना 5 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण सुनिश्चित करने के लिए। मुख्य कार्य क्या है? तो करों के बंटवारे की सिफारिश करना, राज्यों को अनुदान सहायता की सिफारिश करना और राजस्व वृद्धि व वित्तीय स्थिरता के झुकाव। इसके साथ राज्यों के वित्तीय समीक्षा करना, ये सब मुख्य कार्य है। तो कार्य में क्या क्या होगा? करों के बंटवारे की सिफारिश करता है, राज्यों को अनुदान में सहायता की सिफारिश करता है और राजस्व वृद्धि और वित्तीय स्थिरता का सुझाव देता है और राज्यों के वित्तीय वित्त जो देता है उसका समीक्षा भी करता है। संरचना में तो इसमें 1+4 की संरचना है। एक अध्यक्ष होते हैं जो वित्त, अर्थशास्त्र या प्रशासन विशेषज्ञ होना चाहिए और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकते हैं। 13वां वित्त आयोग का गठन 2002 से 14 के लिए किया गया है और इसके थे विजय केलकर और इसमें राज्य की हिस्सा 32% जीएसटी की सिफारिश की गई थी और स्थानीय निकायों को भी अनुदान दिया गया और राजकोषीय अनुशासन की हेतु प्रोत्साहन किया गया था। आपदा राहत एवं पर्यावरण पर बल दिया गया था। 14वां वित्त आयोग 15 से 20 के लिए गठित की गई थी। 14वां वित्त आयोग 15 से 20 के लिए और इसके अध्यक्ष है YV रेड्डी और इसमें ना 42% राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया गया, यानी कि 10% बढ़ा और सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दिया गया था। आपदा प्रबंधन हेतु निधि इसमें बनाई गई थी और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया गया था। पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता दी गई थी। तुलना और प्रभाव, तो 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए थे। दोनों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व, कर सुधार और स्थानीय स्वशासन पर बल दिए, यानी कि 13वां 14वां दोनों बल दिया है इन तीनों चीज़ पर, स्थानीय स्वशासन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और कर सुधार पर। लेकिन 14वें वित्त आयोग ना केंद्रीकृत को सशक्त बनाया था, यानी केंद्र को ज़्यादा सशक्त करने पर जोर दिया था। अब है 15वें वित्त आयोग, ये ना 2020 से 25 के लिए गठित हुई है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं और इसमें राज्यों का हिस्सा 41% है, यानी कि 1% कम कर दिया गया 14वें से। और ये स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर जोर दिया गया है, राजकोषीय अनुशासन और विकास को बढ़ावा पर जोर दिया गया है। अभी वर्तमान में लागू नहीं है, बट 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है और जो कि 26 से 30 तक प्रावधान में रहेगा और इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी और इसमें संसाधनों और न्याय संगत वितरण, अनुदान सिद्धांत, स्थानीय शासन, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। सीमाएं क्या है? तो सिफारिशें जो है बाध्यकारी नहीं होती है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए लचीलापन नहीं है। उसके बाद में राजनीतिक प्रभाव की आशंका बना रहता है, राज्यों की उधारी पर नियंत्रण नहीं होती है और नीति आयोग या वित्त मंत्रालय ने कार्यों का बंटवारा किया है। नीति आयोग या वित्त मंत्रालय से कार्यों का बंटवारा है और निधि उपयोग में निगरानी नहीं है, क्षेत्रीय नियोजन की कमी है। अब देखते हैं LPG सुधार जो कि 91 में आया था, तो इसकी शुरुआत तो पहले 1991 में हो गई है। भुगतान संतुलन संकट, महंगाई, राजकोषीय घाटा और PSU घाटा से संबंधित है। केंद्रीय योजनाओं में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ये बदलाव करता है और इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, निजी निवेश और वैश्विकीकरण है।
घरेलू कारण क्या है, तो विदेशी मुद्रा का संकट हो गई थी, घाटे में पीएसयू चला गया था, और उच्च राजकोषीय घाटा हो रही थी, मुद्रास्फीति की मामला थी, और लाइसेंस राज्य और नौकरशाही नियंत्रण हो गया था। वैश्विक कारण में क्या है, तो सोवियत संघ का विघटन हो गई थी, 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था, और वैश्विक मुक्ति व्यापार और पूंजी प्रवाह की प्रवृत्ति आई थी। उदारीकरण में देखते हैं क्या क्या है, तो उद्योग में नियंत्रण को समाप्त करना के उद्देश्य से लाया गया था, लाइसेंस नियम में ढील दिया गया था, और एफडीआई को प्रोत्साहन दिया गया था, वित्तीय सुधार की गई थी, मुद्रा विनिमय प्रणाली में सुधार की गई थी। निजीकरण में क्या हुआ था, तो पीएसयू में विनिवेश किया गया था, रणनीतिक बिक्री और पीपीपी मॉडल पर यह आधारित करने का था, और परिसंपत्तियों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की ये था, और बैंकिंग, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई थी। अब रह गया है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में क्या था, व्यापार बाधाओं में कमी लाना था, वैश्विक बाजारों में एकीकृत होना था, और एफडीआई एमएनसीएस में प्रवेश, तकनीकी हस्तांतरण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनना था। अब देखते हैं प्रभाव। तो उदारीकरण का प्रभाव है कि जीडीपी में तो तेज वृद्धि हुई, लगभग 6% प्लस, एफडीआई में भी वृद्धि हुई गूगल अमेजन के तहत, और निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जियो और इंडिगो जैसे कंपनी है, आईटी सेक्टर का उदय हुआ, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनियां, और पीपीटी के माध्यम से अवसंरचना का विकास हुआ, निजी बैंकिंग जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आया सामने, बनाया गया, और उपभोक्ता को अधिक विकल्प मिली, यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई में भी जा सकता है, विकल्प इनको ज़्यादा मिला उपभोक्ता को, और कृषि में निजी निवेश होने लगा, स्टार्टअप संस्कृति बढ़ी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब देख सकते हैं, और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई इस तरह से। अब निजीकरण से प्रभाव क्या पड़ा, तो संचालन में दक्षता आई, सरकारी वित्तीय बोझ में कमी हो गई, सबका एग्जाम्पल दे रहा है, संचालन में दक्षता एयर इंडिया और टाटा में देख सकते हैं। उसके बाद सरकारी वित्तीय बोझ में कमी आई, बीपीसीएल और बीएसएनएल जो था। उसके बाद निवेश में बढ़ोतरी हुई, सेवा गुणवत्ता में सुधार हुआ, जैसे कि जियो एयरटेल के संदर्भ में देखिए, और रोजगार सृजन हुई, निजी बैंकिंग में वृद्धि हुई, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट में तेजी आई। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो एफडीआई में उछाल आई, एप्पल और टेस्ला, अमेजन जैसे कंपनी में देख सकते हैं, और निर्यात में वृद्धि हुई, फार्मा आईटी में, और तकनीकी उन्नति हुई, जैसे कि एआई और सोलर एनर्जी जैसा तकनीक है, रोजगार सृजन हुआ, बीपीओ और आईटी हब बन गया। उसके बाद भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक विकास हुआ, यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ा, कंपटीशन, और भारतीय एनएमसीएस का वैश्विक विस्तार हुआ, टाटा, इन्फोसिस, और अवसंरचना में विदेशी निवेश में सुधार हुई। इसके बाद अब क्या है, कौन सा टॉपिक, तो भारत और बिहार में बेरोजगारी और कौशल की कमी। पहले परिभाषा देखते हैं। कार्य के तलाश में व्यक्ति को रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी है। एनएसओ ने वर्गीकरण किया है, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, नॉट इन लेबर फोर्स, यानी कि एनएसओ 3 चीज में बांटा है, एम्प्लॉयड, नॉन अनएम्प्लॉयड और नॉट इन लेबर फोर्स। बेरोजगारी दर क्या होता है, तो बेरोजगारों की संख्या को जब हम श्रम बल से भाग देते हैं और 100 से गुना करते हैं तो आता है बेरोजगारी दर।
बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी है और प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ना कार्य में छिपी हुई बेरोजगारी होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी में कौशल और मांग में अंतर होता है। चक्रीय बेरोजगारी में आर्थिक मंदी से बेरोजगारी होता है और प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी में ऑटोमेशन से नौकरी जाना, यानी कि एआई वगैरह के प्रयोग से नौकरी चला जाना, उसी में होता है प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी। भारत में प्रमुख कारण क्या है, यानी कि भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि है, कौशल अंतर कम है, यानी कौशल की कमी है, निवेश की कमी है, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, तकनीकी में बदलाव हो रहा है, क्षेत्रीय असमानता भी है, शिक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई है और औपचारिक कार्य है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए संदर्भ में कौन कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो मनरेगा है, 245 रुपया पर डे पर रोजगार देता है। कृषि से परे विविधीकरण है और राष्ट्रीय कैरियर सेवा है, जैसे कि NCS और NREP पता ना क्या है। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना है। बिहार इसके संदर्भ में क्या है? तो MNSB है, MNSSBY, 1000 पर मंथ देता है बेरोजगारी भत्ता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। बेरोजगारी भत्ता योजना है, बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2025 है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिन कार्य योजना है। जीविका परियोजना है और 7 निश्चय योजना है। आरक्षण नीति है। कौशल संकट के कारण क्या है? तो शिक्षा और उद्योग में असंतुलन हो गया है, व्यावसायिक प्रशिक्षण में कमी हो गई है, ब्रेन ड्रेन हो गए का मामला है और महिला श्रम भागीदारी की कमी है, नई तकनीकों को अपनाने में देरी है, ग्रामीण शहरी अंतर है, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट है, औद्योगिक विकास धीमा है, प्रशिक्षण केंद्र की कमी है, महिला के कौशल का कम उपयोग है और डिजिटल कौशल की कमी है। इसके बाद ताज़ा आंकड़े CMI के हैं 2024 के, जून 2024 के। तो इसके तहत बेरोजगारी दर 9.2% है भारत की और बेरोजगारों की संख्या 3.3 करोड़ है। 80 बेरोजगार में से हम भी हैं। अब है महिला एवं युवा एवं महिला रोजगार और PLFS। तो इसका परिभाषा देखते हैं। आयु सीमा अगर 15 से 24 वर्ष UN के अकॉर्डिंग है और कुछ मामलों में 29 से 35 वर्ष भी देखा गया है और न्यूनतम कार्य आयु कितना होता है? 14 से 16 वर्ष। युवा रोजगार के प्रकार क्या है? तो औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, उसके बाद मौसमी या अस्थायी कार्य, एक है स्वयं रोजगार यानी कि उद्यमिता और एक गिग कार्य है यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य। देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व होता है, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, गरीबी में कमी हो जाएगी, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, नवाचार, समाज से जुड़ाव, अपराधी में कमी होगी। प्रमुख आंकड़े क्या है? तो WPR के अकॉर्डिंग ना 31.4% 2017-18 में, जो कि बढ़ करके 41.7% 2023-24 में हो गया है और WPR 15 से 29 वर्ष की अगर बात किया जाए तो 36% से बढ़ करके भी 40% हो गया है। भारत में युवा बेरोजगारी दर 10.2% है और वैश्विक औसत कितना है? तो 13.3 है, यानी कि वैश्विक स्तर पर इंडिया का कम है।
40 से कम आयु वर्ग वाले युवा कार्यरत होते हैं। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो चुनौती में हो जाएगा कौशल की कमी है, अनुभव का अभाव है, आर्थिक मंदी है, अयोग्य या कम वेतन देने वाली नौकरियां हैं, शिक्षा के यानी कि कुशलता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, और शिक्षा में रोजगार की कठिनाई है, और उम्र आधारित भेदभाव है। अब देखते हैं समाधान और रणनीतियाँ इसके क्या होना चाहिए। तो समाधान में पहले होगा कि उद्योग संस्थान की साझेदारी करनी होगी, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का विस्तार करना होगा, संरचित प्रशिक्षण और मेंटरशिप की ज़रूरत है, कैरियर मार्गदर्शन, लचीला कार्य वातावरण लाना होगा, और समान अवसर नीति प्राप्त करना होगा। कौशल विकास योजना, तो PMKYC है कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये अल्पकालिक प्रशिक्षण देता है। PM किसान क्रेडिट कार्ड है, ये मॉडल प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करता है। और JSS क्या ही नहीं समझ में आ रहा है, जीवन वयस्क ग्रामीण को प्रशिक्षण देता है। CTS जो है ITI आधारित कौशल विकास प्रदान करता है। रोजगार सृजन योजनाएं, तो DDU-GKY है, ये ग्रामीण युवा के लिए कौशल और रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा है, 100 दिन के कार्य योजना है, 100 दिन का गारंटी लेता है। PMEGP है, ये सूक्ष्म उद्योगों को ऋण सहायता प्रदान करता है। अन्य पहल में NAPS है, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन देता है। PM युवा है, यह स्टार्टअप और उद्यमिता को विकास देता है। PM विश्वकर्मा है, PM विश्वकर्मा में 18 गो उत्साहित कर्मी को रखा गया है, और लोहार बढ़ी ये सब। और पारंपरिक कारीगरों को कौशल अपग्रेड के लिए है, 10,037 में प्रदान किया जाता है। सीड है, इसमें ना AI आधारित जॉब पोर्टल प्रदान किया जाता है। भारत महिला रोजगार से संबंधित क्या है? तो श्रम भागीदारी दर 2019 से 24 में महिला में LFPR जो है 21 से बढ़ करके 25% हो गया है, और पुरुष में ना 70 से 75 हो गया है। लिंग अंतर अभी भी बना हुआ है। अच्छा, इस तरह से देखेंगे कि लिंग अंतर अभी भी बना हुआ है। घरेलू कार्य व देखभाल 2024 महिलाएं 305 मिनट पर दिन 2019 में, यानी कि 2019 में 315 था, तो कार्यबल कितना कर रही है? 305 मिनट, यानी कि एक दिन में 5 घंटा कार्यबल कर रही है, और जबकि ये 10 मिनट ज़्यादा था 2019 में। और पुरुष मात्र 88 मिनट ही कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। हाँ, देखभाल कार्य महिलाएं ना 137 मिनट कर रही है, पुरुष मात्र 75 मिनट। तो घरेलू कार्य में महिला ज़्यादा लगी हुई हैं, पुरुष कम। रोजगार की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो महिला LFPR धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं ऐसे ज़्यादा है, और उच्च शिक्षा में भागीदारी भी बढ़ रही है, और अधिकांश महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। लाभ क्या होगा? आर्थिक लाभ, तो परिवार की आय वृद्धि होगा, GDP उत्पादकता में योगदान देगा, और औपचारिक रूप से सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। बाधाएं भी हैं, लिंग भेदभाव है, वेतन असमानता है, घर कार्य क्षेत्र असंतुलन है, पुरुष प्रधान क्षेत्रों में सीमित अवसर है,
नेतृत्व में कम भागीदारी है, उत्पीड़न है, मातृत्व अवरोध है और समर्थन नीतियों की कमी है, सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं, कौशल प्रशिक्षण की कमी है। सुझाव या समाधान क्या होने चाहिए? तो कौशल प्रशिक्षण दीजिए, लचीले कार्य विकल्प बनाइए, मातृत्व देख और बाल देखभाल सुविधा प्रदान कीजिए, कानूनी अपराधों की जानकारी होनी चाहिए, कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान कीजिए, यानी कि जन जागरूकता कीजिए, समान चयन प्रक्रिया लाइए, सुरक्षित कार्यबल लाइए, पॉस अधिनियम 2013 पॉस्को होगा नहीं, ये महिला के लिए है तो उसको पॉस कहा गया था, ठीक है। पॉस अधिनियम 2013 लाई के तहत आईसीसी के स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान, महिला आईआईटी बनाइए, क्षेत्रीय राष्ट्रीय या क्षेत्रीय व्यावसायिक संस्थान बनाइए, नौकरी उन्मुख कौशल का विकास की जाए। ऋण योजनाएं जैसे कि मुद्रा योजना है, बिना गारंटी के ऋण प्रदान करता है। स्टार्टअप योजना है, एससी एसटी महिलाओं के लिए ऋण प्रदान कर स्टैंड अप है एससी एसटी महिलाओं के लिए। उसके बाद सुरक्षा और सहायता योजना है, इसमें पॉश अधिनियम 2013 आईसीसी अनिवार्य किया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल और सुरक्षित आवास के लिए योजना है। और है सशक्तिकरण योजना, मिशन शक्ति एकीकृत सुरक्षा और कल्याण है। लखपति दीदी योजना है, एसडी को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। और ड्रोन दीदी योजना है, इसमें ड्रोन प्रशिक्षण दी जाती है महिला को। वाइज किरण स्टेम में महिला को बढ़ावा दिया जाता है। अब है पीएलएफएस, पीएलएफ को ना प्रारंभ किया था 2017 में। पीएलएफ को पहले क्या होता है? श्रम बल भागीदारी दर, तो इसको शुरू की गई 2017 में और ये आंकड़ा सब है 2023-24 के। रिपोर्ट 2019 के है, जुलाई के और 17 से जून 18 तक। संचालक कौन है? एनएसओ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि मॉस्पी है। उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्र में त्रैमासिक आकलन है, ग्रामीण और शहरी में वार्षिक अनुमान है, करेंट वीकली स्टेटस है पर आधारित है। उसके बाद में सप्ताह में 1 घंटा भी कार्य न करने पर बेरोजगार माना जाता है। साप्ताहिक में देखेंगे तो अगर सप्ताह में 1 घंटा भी कोई कार्य नहीं करता है तो उसको बेरोजगार मानेंगे। इसके बाद में है श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में है ये 50.7% से बढ़ करके 63.7 हो गया है, 47% से बढ़ करके 52 हो गया है और 75.8 से बढ़ करके 78.8 हो गया है पुरुष में, और महिला में 23 से बढ़ करके 41 हो गया है। श्रम जनसंख्या अनुपात क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 48% से बढ़ करके 62% हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 44 से 49% हो गया है, और पुरुष में 71 से 76 हो गया है, महिला में 22 से 40। बेरोजगारी दर और अवलोकन, तो कुल बेरोजगारी दर 3.2% पिछले वर्ष जैसा ही है। शहरी बेरोजगारी दर फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4 है और युवा बेरोजगारी दर में सुधार नहीं हुई है। अवैतनिक पारिवारिक श्रम में वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र में भागीदारी में वृद्धि हुई है। महत्व क्या है? तो बार और विश्वसनीय डेटा का है और नीति निर्माण योजनाओं और रोजगार रणनीतियों के लिए उपयोगी है।
एआई और स्थिरता, इसका चुनौती क्या है? तो उच्च ऊर्जा उपयोग, यानी कि GPT-4 और GPT जो है GPT-5, ये ना 10 GW/h के स्पीड से कार्य करता है। ऊर्जा का उपयोग करता है। एआई प्रशिक्षण से कार्बन उत्सर्जन 5 कारों का जीवन काल के बराबर होता है। एआई प्रशिक्षण में कार्बन उत्सर्जन कितना होता है? तो 5 कार्य के जीवन पर के जितना कार्यकाल होता है ना, उसके बराबर होता है। चेहरे की पहचान में नैतिक पूर्वाग्रह है। स्वचालन से नौकरी का विस्थापन हो रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव भी है, जैसे कि डेटा केंद्र, बढ़ते कार्बन पदचिह्न है। कार्बन तटस्थ एआई के लिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य बनाया गया है। एआई मॉडल प्रशिक्षण है। उच्च ऊर्जा और उत्सर्जन में नैतिक और नियामक चिंताएं क्या है? तो EU एआई अधिनियम 2025 आया है, जिसमें निष्पक्षता पारदर्शिता को अनिवार्य किया गया है। और डेटाबेस पूर्वाग्रह वास्तविक दुनिया का नुकसान पहुंचाता है। बिडेन का एआई ऑर्डर जिम्मेवार एआई को बढ़ावा देता है। सतत अभ्यास में है कुशल मॉडल, यानी कि GPT-5 या और लिल्मा 3 2030 तक नवीकरणीय संचालित डेटा केंद्र, यानी कि गूगल क्लाउड और एजरो। फेडरेटेड लर्निंग एंड एज एआई केंद्रीय भार को कम करते हैं। इसके अलावा अब क्या है? पर्यावरण के लिए भी एआई है। इसमें क्या करेगा? तो IBM ग्रीन होराइजन, जो कि प्रदूषण, वनों की कटाई, ऊर्जा ग्रीन अनुकूल के लिए ये एआई है। डीप माइंड है, ये गूगल पर शीतलन ऊर्जा में 40% की कटौती करता है। उसके बाद हाल ही में 2025 में अपडेट हुआ है। 30% कम ऊर्जा के साथ नेविडिया है चिप बना है। और डीप माइंड बिल्डिंग सेल्फ रेगुलेटिंग एनर्जी एआई आया है। EU 2026 तक एआई स्थिरता लाने का दिशा निर्देश को लागू करने के लिए। और मम्मी, भविष्य तकनीक का एकीकरण क्वांटम एआई, यानी कि उच्च गति और ऊर्जा कुशल के लिए है। ऑन डिवाइस एआई, जो कि एप्पल डेटा सेंटर बोझ को ये कम करेगा। एज एआई स्थिरता के लिए संघीय मॉडल बनाएगा। समाधान ऊर्जा और उत्सर्जन, इसमें कुशल मॉडल लामा 3 और GPT-5, PTU, NPU और NVIDIA H200, क्वांटम कंप्यूटिंग एकीकरण, ग्रीन डेटा सेंटर और पुनर्नवीनीकरण, हार्डवेयर, टेस्ला और एप्पल। समाधान नैतिक एआई को आया है इसकी जगह, मतलब समाधान के लिए नैतिक एआई लाना होगा, यानी कि पूर्वाग्रह मुक्त डेटाबेस, जो कि ओपन एआई और गूगल का है। पारदर्शी व्यवहारात्मक मॉडल यूए अनुपालन कर रहा है। और नैतिक राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश, यानी कि बिडेन फ्रेमवर्क पर आधारित होना चाहिए। समाधान रोजगार पर प्रभाव कैसे डालेगा? तो अमेजन गूगल द्वारा रीस्किलिंग, नौकरी संक्रमण के समर्थन करने के लिए एआई टैक्स यूके मॉडल है।
मानव एआई सहयोग है, जैसे कि ग्राहक सेवा में चैट जीपीटी। वैश्विक सहयोग यानी कि ग्लोबल एआई सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 है। मानक सेटिंग और सीमा विनियामक सामंजस्य में यह सहयोग करेगा। देखभाल अर्थव्यवस्था, तो देखभाल कार्य में चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, दिव्यांग देखभाल, घरेलू कार्य, जैसे पेड और अनपेड दोनों कार्य करेगा। घरों और संस्थानों जैसे कि अस्पताल में होता है। वैश्विक संदर्भ में यानी कि आईएलओ के अकॉर्डिंग 100 अरब महिलाएं को मातृत्व अवकाश सुरक्षा नहीं। 185 देशों के मानक पूरा करने में 146 साल लग सकते हैं। आईएलओ कन्वेंशन 183। भारत की प्रमुख चुनौती क्या है? तो जीडीपी का मात्र ये तो 1% से भी कम देखभाल पर खर्च करता है। महिलाएं जो है 129 मिनट पर दिन अनपेड काम करती है, पुरुष मात्र 97 मिनट। सिर्फ महिला 49% नियोक्ता मातृ क्रेच प्रावधानों को पालन करने में करते हैं। आशा आंगनबाड़ी को अधिकार नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है? तो संयुक्त परिवार की संकल्पना है, यानी कि देखभाल परिवार की जिम्मेवारी महिला को दिया जाता है। और औपनिवेशिक युग का भी एक सोच है, जिसमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, देखभाल कार्य घरेलू ही रहा। 1990 के बाद क्या हुआ? तो महिलाओं की नौकरी बढ़ी, सेवा की मांग भी बढ़ी है। आर्थिक योगदान में तो अनपेड देखभाल वैश्विक जीडीपी का 7 से 9% के बराबर रहा। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग 4.7% जीडीपी रहा है। लाखों लोगों को रोजगार नर्स, सहायिका, घरेलू कार्यकर्ता के रूप में प्रदान किया गया। और कार्यबल आंकड़े भारत का क्या है? तो 129 मिनट पर दिन देखभाल कार्य करती है महिलाएं। नर्स और मिडवाइफ 3.6 मिलियन है। घरेलू कर्मचारी लगभग 50 मिलियन है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाखों हैं। सरकारी पहल में क्या है? तो मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह के, पितृत्व अवकाश जो है 15 दिन के केंद्र सरकार द्वारा। और घरेलू कर्मचारी पॉस अधिनियम जो है 2013 वाला न्यूनतम वेतन में शामिल है। और एनपीएचसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना है। नेशनल पेंशन क्या था? और सुधार हेतु सुझाव क्या है? तो घरेलू देखभाल कर्मियों के पहचान और जॉब कार्ड, आशा या आंगनबाड़ी को औपचारिक श्रमिक दर्जा, पब्लिक प्राइवेट निवेश में महिला केंद्रीकृत रोजगार, जेंडर न्यूट्रल चाइल्ड केयर लाइफ। आईएलओ और 5R रिकॉग्नाइजेशन रिडक्ट यानी कि पहचान करना है, बोझ घटाना है, काम बांटना है, वेतन सुरक्षा है, रिवार्ड। और नीतियों में भागीदारी रिप्रेजेंटेटिव। भारत और बिहार के बहुआयामी गरीबी बहुआयामी गरीबी की परिभाषा क्या है? तो आय के अलावा स्वास्थ्य,
शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी वंचनाएं। तो बहुआयामी गरीब कौन है? जो जिसको ना तो आय मिल रहा है, ना ही स्वस्थ है, ना ही शिक्षा मिल रही है सही है, ना ही जीवन स्तर उसका सही है, तो वही है बहुआयामी गरीब। MPI फ्रेमवर्क में ना UNDP प्लस OPHI द्वारा विकसित 3 आयाम है और 10 संकेतक इसमें शामिल हैं। 3 आयाम में है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और 10 संकेतक में है पढ़ाई के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए, पहला है शिक्षा, दूसरा हो गया पढ़ाई के वर्ष, तीसरा है स्कूल उनमें उपस्थिति, चौथा हो गया स्वास्थ्य, पांचवा हो गया पोषण और बाल मृत्यु, छठा हो गया जीवन स्तर, सातवां होगा बिजली और शौचालय, आठवां हो गया स्वच्छ ईंधन और पानी, और पांचवा हो गया फर्श संपत्ति। 9 हो गया, मिक्स करके दिया है। MPI में गिरावट आई है। MPI के अकॉर्डिंग MPI में क्या गिरावट आई है? तो 2013-14 में ना 29.17% है, जो कि 22-23 में घट करके 11.28% हो गया है भारत में। गरीबी से बाहर निकलने वाले लोग कितना है? 24.82 करोड़ है पिछले 9 साल में। और MPI गरीबी दर कितना है? तो भारत में 11.28 हो गया है 2022-23 में, और बिहार में 33.7। यानी बहुत ज़्यादा अंतर है बिहार नेशनल और बिहार का, 11 या 33, लगभग 3 गुना। साक्षरता दर क्या है? तो भारत में है 74% 2011 के अकॉर्डिंग, वहीं बिहार में है 61.8%। अब महिला साक्षरता और 72 है, 51.5% है। शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 26.61 प्रति हजार पर है, और बिहार में ये 27 है, तो लगभग दोनों सेम ही है। बिजली खपत प्रति व्यक्ति कितना है? तो भारत में है 9395, 1400 में 5 कम है, किलोवाट पर आवर, और बिहार में लेकिन बहुत कम है, 4 एक चौथाई, 363 किलोवाट ही है। बाल कुपोषण ना भारत में 35.5% है और बिहार में 48% है। स्वच्छ ईंधन तक पहुंच भारत में बेहतर है, बिहार में कम है, चूल्हा पर निर्भरता यहाँ ज़्यादा है। गरीबी के कारण क्या है? तो कृषि पर निर्भरता है, कम वेतन है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, बेरोजगारी है, सामाजिक भेदभाव है, भ्रष्टाचार है, आपदाएं हैं। प्रमुख योजनाएं कौन है? तो मनरेगा है। ये इतना शॉर्ट लिखेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। जल जीवन मिशन है, और देखना पड़ेगा इसको। प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, सामाजिक असमानता, शासन व्यवस्था, सबको प्रभावित करता है। सुधारात्मक उपाय क्या है? तो बुनियादी ढांचा को विकास करेंगे, कौशल विकास योजना लाएंगे, कृषि सुधार करेंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, और खाद्य सुरक्षा करेंगे, स्वास्थ्य सेवा करेंगे, और DBT निगरानी कर देंगे। डेटा प्रमुख सूत्र क्या है? तो NFHS 5 2019 से 21 है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट है, MPI रिपोर्ट 2023, और UNDP का है ऑक्सफोर्ड MPI रिपोर्ट 2023। जनगणना भी है 2011 के, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। अब आ गया नया टॉपिक, जनसांख्यिकी लाभांश और बिहार।
तो पहले जनसंख्यांकी लाभांश होता क्या है, तो 15 से 64 वर्ष के, ये यूएन के अकॉर्डिंग है। भारत में ऐसे 15 से 59 वर्ष लिया जाता है। इसी को कहा जाता है जनसंख्यिकीय लाभांश, यानी कि कार्यशील वायु। इससे आर्थिक विकास की संभावना होती है, यानी कि जनसंख्या को ना मानव संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। उत्पत्ति, जन्म दर में गिरावट और युवा आबादी में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। और लाभ हेतु आवश्यक निवेश क्या करना होगा, तो उसको शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, कौशल विकास कीजिए, रोजगार दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, निवेश कीजिएगा तो आपको मिलेगा उसका आउटपुट, इनकम। भारत में कार्यशील आबादी कितना है, तो 62.5% है, यानी कि 15 से 59 वर्ष के लोग 62.5% है। और 2030 तक ना ये 67% की जनसंख्या हो जाएगी। भारत में कुल जनसंख्या कितना है, तो 2023 के अकॉर्डिंग जो चीन से अधिक हो गया है, यानी कि सबसे अधिक UNFPA के अकॉर्डिंग 144 अरब है। ऐसे 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। और प्रजनन दर कितना है, तो 1951 में 5.9 था, सॉरी कहाँ दे रहा है, NFHS 5 इसको बताया था। और 2 जो होता है स्थिर जनसंख्या के दर पर 2.1 से भी कम। ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, आई थिंक 2.1 है। स्थिर जनसंख्या दर पर ना 2.1 से भी कम, यानी कि 2 है। जनसंख्या का शिखर, तो 2064 में 1.7 अरब जनसंख्या हो जाएगा भारत का। और 2100 में ये घट करके फिर 153 अरब हो जाएगा, 1.53। तो पीछे हम देखें क्या है, जनसंख्या जो था 144 यानी कि करोड़ हो गया है, 1.44 अरब डॉलर। और परसेंटेज में 2030 तक अभी है 62 पॉइंट्स कार्यशील जो है 62.5%, और ये 30 में 67% हो जाएगा। जनसंख्या वर्तमान में 144 है, 1.44, और ये 2064 में 1.7 हो जाएगा, फिर 2021 में घट करके 1.53 अरब हो जाएगा। अब पढ़ते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ क्या है। तो आर्थिक वृद्धि होता है, इससे आय और उत्पादन में वृद्धि होता है, निवेश में वृद्धि होता है, स्टार्टअप जो 60,000 से अधिक है, महिला भागीदारी में वृद्धि होता है, और FDI जो है 55.6 बिलियन हो जाएगा 2023 में। निर्भरता अनुपात में गिरावट होती है। प्रमुख बाधाएं क्या हैं, तो HDI रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 134 है, यानी खराब रैंक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 रैंक है, ये भी अच्छा रैंक नहीं है। और स्किल की कमी है, यानी कि 70% युवा बिना कौशल के हैं, 92% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, स्वास्थ्य पोषण की समस्या है, तकनीकी निवेश धीमा है, महिला भागीदारी सीमित है। ये सब सीमाएं हो गए। सुधार करने के लिए उपाय क्या करेंगे, तो शिक्षा जो है, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पर 2.5% खर्च होना चाहिए, और NEP 2020 को क्रियान्वयन करना चाहिए। डिजिटल लर्निंग, NSDC, स्किल, AI, ग्रीन एनर्जी, महिला अनुकूल कार्यस्थल स्थापित होना चाहिए, MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देनी चाहिए, R&D, राज्य स्तरीय योजना व टास्क फोर्स लाना चाहिए। बिहार की जनसांख्यिकी स्थिति क्या है, तो देश का 9% GDP में योगदान मात्र 2.8% है, प्रजनन दर 3.8 से अधिक है, साक्षरता दर 61.8% है, महिला मात्र 51% है।
स्किल और रोजगार का अभाव है और आधारभूत ढांचे की कमी है। तो जो लगभग केंद्र का प्रॉब्लम है वही है और वहाँ से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर खराब स्थिति है राष्ट्रीय स्तर से। दे रहा है कि बिहार का ना जनसंख्या देश का है 9% और जीडीपी में मात्र 2.8% ये योगदान करता है। अब प्रजनन दर भी यहाँ पर ज़्यादा है, 3.8 है, सबसे अधिक है जो कि। और साक्षरता दर जो है मात्र कम है, 61.8 है, उसमें महिला साक्षरता दर और ही कम है 51.51% है। स्किल और रोजगार का भी अभाव है और आधारभूत ढांचे की कमी है। बिहार में सुधार के लिए उपाय क्या करेंगे? तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार कीजिए, बालिकाओं हेतु और DDU JKY PM यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का विस्तार कीजिए, उद्योग आधारित कौशल को बढ़ावा दीजिए, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली में निवेश कीजिए और युवा के उद्यमिता को प्रोत्साहन दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण क्या है? तो चीन और साउथ कोरिया में ना शिक्षा, तकनीकी और उद्योग में निवेश कर जनसांख्यिकी लाभांश को आर्थिक सफलता में बदला गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया है। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा का विषय क्या है? हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त और सुरक्षित पोषण युक्त भोजन की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच होनी चाहिए। इसे को कहते हैं खाद्य सुरक्षा, यानी कि सभी को पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। इसके 3 स्तंभ है। पहला उपलब्धता है, दूसरा पहुंच और तीसरा उपयोग। उपलब्धता में उत्पादन बढ़िया कीजिए, भंडारण अच्छा से कीजिए और आयात कीजिए। पहुंच क्या होना चाहिए? तो खरीद, उत्पादन और सहायता करके पहुंच प्रदान कर दी जानी चाहिए। और उपयोग कैसे करें? तो स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी उपयोग होना चाहिए। महत्व क्या है? तो कृषि सशक्तिकरण, मूल्य नियंत्रण, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिरता, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो 0 हंगर के अनुरूप है, ये जरूरी है। तो SDG 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि सशक्तिकरण, मूल्य नियंत्रण, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिरता लाने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है? तो 1943 में बंगाल में अकाल रहा था, 1960 में सूखा और हरित क्रांति आई, फिर 1970 में श्वेत क्रांति लाया गया 1970 के दशक में, और 2000 में हाइब्रिड फसलें, कपास निर्यात में वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि 195 मिलियन अल्पपोषित हैं, 47 मिलियन ठीगने बच्चे हैं यानी कि ये बौनेपन के शिकार हैं, और 57% महिलाएं जो हैं एनेमिक हैं। NFHS में ना 5 के अकॉर्डिंग 35% ठीगने हैं और 19% कमज़ोर बच्चे हैं। उत्पादकता क्या है? तो भारत में 2992 kg पर हेक्टेयर उत्पादकता है और उत्तरी अमेरिका में 7318 kg पर हेक्टेयर है, यानी कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है उत्तरी अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। अमेरिका कनाडा का ये सब बात कर रहा है। और वैश्विक रैंकिंग में तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वां रैंक रहा है मेरा, जो कि 127 देशों में है, जो खराब दिखाता, प्रदर्शन दिखाता है। UNFAO रिपोर्ट यानी कि संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, शायद पता नहीं याद है, गुणवत्ता सुधार की चिंता है। और खपत बदलाव में क्या है? तो अनाज में मांस, दूध और मछली आदि की ओर है, यानी कि अनाज से लोग ये मांस, दूध और मछली आदि की ओर जाना चाहिए। और
प्रमुख योजना क्या होना चाहिए, तो पीडीएस में 80 करोड़ लाभार्थी पीडीएस के लाभार्थी हैं और मिड डे मील के 12 करोड़ बच्चे हैं। एनएफएसए 2013 के अकॉर्डिंग 5 केजी पर मंथ पर व्यक्ति को सब्सिडी अनाज प्रदान की जाती है। भोजन प्रबंधन के घटक क्या है, तो उत्पादन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाइए, वितरण के लिए एफपीएस और खपत के लिए संतुलित आहार होना चाहिए। अपव्यय में कमी आनी चाहिए। नीति यानी कि एनएफएसए और पोषण जैसे अभियान लाना चाहिए। समस्या क्या है वर्तमान में, तो जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या है, दूर दराज क्षेत्र प्रवजन की समस्या है, पीडीएस लीकेज की समस्या है और बीपीएल बहिष्कार की समस्या है, पोषण योजनाओं की कमजोरी है, युद्ध और बायोफ्यूल की कमी है। कृषि समर्थन योजना क्या है, तो एनएफएसए जो कि धान गेहूं और दालें पर लाई जाती है। आरकेवीवाई जो है राज्य के नेतृत्व वाली योजनाएं हैं और ये तिलहन से है, पता नहीं क्या क्या है, इतना मुझे जानकारी ना है। और फसल बीमा है। ई नेम तो ये डिजिटल बाजार के लिए है, कृषि बाजार है। और सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जैसे कि 5% से लेकर के 53% 2016 से 21 में, यानी बहुत तीव्र वृद्धि हुई है। पोषण सुधार भी हुआ है, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन, आंगनबाड़ी पोषण अभियान चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ एफएओ की स्थापना 1945 में इसके संदर्भ में की गई है। डब्ल्यूएफपी के 61 में, आईएफएडी का 77 में, वर्ल्ड बैंक बना है 44 में, यूएनएफपी बना है, यूएनईपी नैरोबी में है 72 में। अब है भोजन के अधिकार, तो अंतर्राष्ट्रीय ना यूडीएचआर आर्टिकल 25 के तहत और आईसीएससीआर आर्टिकल 11 के तहत भोजन के अधिकार प्रदान करता है। भारत में एनएफएसए 2013 है और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेते हुए आर्टिकल 21 में वो ये 2001 में बोला था कि आर्टिकल 21 के तहत भोजन के अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। अब आते हैं विकेंद्रीकृत योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा है, योजना बनाने की शक्ति को केंद्र से स्थानांतरित कर जिलों, ब्लॉक और गांवों तक पहुंचाना, यही विकेंद्रीकृत योजना। उद्देश्य इसका क्या है, तो जमीनी भागीदारी होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और उत्तरदायी शासन होना चाहिए। इसके संदर्भ में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान बताया था और यही लागू किया गया है। 1977 में अशोक मेहता जो कि द्विस्तरीय बताए थे और 1992 में 73वां 74वां संशोधन करके संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाती है। पंचायती राज संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाती है। जिला योजना समिति का गठन करना अनिवार्य कर दी जाती है और इस संदर्भ में योजना है जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, नीचे से ऊपर योजना का निर्माण हुआ है। 18 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला था। 2006 में मनरेगा आया और 9 में इसको मनरेगा नाम दिया गया था। पंचायती स्तर पर क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा की भूमिका है। लाभ क्या क्या हुआ है, तो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है, जनभागीदारी है, संसाधनों का कुशल उपयोग है, पारदर्शिता और जवाबदेही है, समावेशी विकास है, स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का प्रयोग है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। प्रेरक तत्व क्या है, तो ग्रामीण और शहरी संपर्क है, लचीली योजना प्रक्रिया है, कृषि सहायता क्षेत्र का विकास है, वित्तीय दक्षता और निगरानी है, रोजगार और सामाजिक सेवाओं में सुधार है और नवीनकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन है। इसके साथ कुछ संस्थागत सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि योजना इकाई स्थापित हो, यानी कि जिला से नीचे में स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली आना चाहिए,
जनप्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए कि केंद्र राज्य के बीच सूचना का संप्रेषण होना चाहिए और सभी स्तरों पर योजना निर्माण की मानकीकृत प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आते हैं किसानों का आय बढ़ाने का उपाय क्या क्या किया जा रहा है। तो कम आय के प्रमुख कारण क्या है? सीमांत जोत की समस्या है, मूल्य में उतार चढ़ाव है, महंगे बीज और खाद कीटनाशक जैसे व्यवधान है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा प्रकोप है, सूखा बाढ़, ऋण जाल में फंस जाते हैं और बाजार तक पहुंच की कमी हो जाती है, सस्ता ऋण नहीं उपलब्ध मिलता है, सब्सिडी और नीति की खामियां हैं, भंडारण परिवहन सिंचाई का अभाव है, फसल विविधीकरण की कमी है। ये सब के वजह से किसानों का आय कम है। तो इसको वृद्धि करने के लिए या उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे? हाई यील्ड बीज यानी कि हाइब्रिड चावल, गेहूं और अन्य फसल का कृषि करेंगे। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, पीएम किसान योजना का लाभ उठाएंगे और सॉइल हेल्थ कार्ड को संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा करके अपना मिट्टी जांच करवाएंगे। सब्जी, फल, दालें की ओर से फसल का विविधीकरण करेंगे। आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे, जैसे कि मशीनीकरण में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रोन हो गया। प्रिसीजन फार्मिंग में जीपीएस सेंसर और एआई का प्रयोग करेंगे। ड्रोन से छिड़काव करेंगे, मौसम पूर्वानुमान उनका पहले ही पता कर लेंगे। ई नेम जैसे पारदर्शी ऑनलाइन कृषि मंच का प्रयोग करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उदाहरण के लिए पेप्सिको आलू बनवाता है और एफपीओ 2027 तक 10,000 किसान के उत्पादन संगठन बनेगा और बनाने का लक्ष्य है। उसके बाद मूल्य संवर्धन में क्या करेंगे? तो एग्रो प्रोसेसिंग, उदाहरण के लिए अमूल मॉडल लाएंगे। स्थानीय प्रसंस्करण यानी कि शहद और गुड़, मसाले, ये सब का प्रसंस्करण करेंगे। वित्तीय सहायता में पीएम किसान जो है हर वर्ष देता है 6,000 रुपया सीमांत किसानों को। और PMFBY जो है फसल बीमा योजना है। KCC जो है 3 लाख रुपया तक के लिए ऋण प्रदान करता है। इसी को इस बार बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। उसके बाद सहायक क्षेत्र में ना डेयरी में है अमूल राष्ट्रीय रोजगार मिशन, मत्स्य पोल्ट्री नीली क्रांति, मधुमक्खी पालन, जैविक कृषि जिसमें उच्च मांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता में GRMS और ग्रामीण हाटों का उन्नयन कर देंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, ग्रामीण सड़कों का विकास करेंगे। प्रमुख सरकारी योजना में क्या है? तब PMKSY है और 2015 में शुरू हुआ था जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड ये भी 15 में शुरू हुआ है, मृदा का पोषण आधारित। और ई नाम जो है 16 में आया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है ये ऑनलाइन। और PMFBY जो है 2016 में आया, ये व्यापक फसल बीमा योजना है। और नीली क्रांति 175 टन मछली उत्पादन को लक्ष्य है इसका। गोकुल मिशन 2014 में है, ये नस्ल सुधार करके दूध की उत्पादकता बढ़ाएगा। ग्राम जो है बेहतर ग्रामीण मंडियाँ प्रदान करेगा। आय दोगुना के मिशन के लिए उत्पादकता, बाजार, इनपुट एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। MSP का उदाहरण 2425 क्विंटल गेहूं पर किया गया है। इस बार का सबसे ज़्यादा MSP शायद रेपसीड पर है। अब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है? 60% आबादी की निर्भरता है, GDP में 17 से 18% योगदान है और समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण है। कृषि क्षेत्र की भूमिका है, यानी कि विविधीकरण है। फल
फूल, औषधीय फसलें, सतत पद्धतियाँ हैं यानी कि ड्रिप, जैविक और जल संरक्षण। तकनीक भी है यानी कि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य और सटीक कृषि। ग्रामीण उद्योग है यानी MSME, इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास, डिजिटल मार्केटिंग और नए बाजार प्रदान किए जाते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचा में क्या होगा, तो सड़क बना दीजिए, जल दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, शौचालय बना दीजिए, डिजिटल इंडिया का शिक्षा प्रदान कीजिए, ई सेवा प्रदान कीजिए, ई शिक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद में प्रमुख योजना क्या है, तो PMAG पता नहीं क्या है, फिर मनरेगा है, आवास योजना है और रोजगार प्रदान करने के लिए। NRLM है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। PMKVY है यानी कौशल विकास योजना, ये कौशल सिखाएगा। और डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। 2025-26 के बजट में 1.88 लाख करोड़ के लिए प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। और सामाजिक लाभ क्या होगा, तो गरीबी में कमी आएगी, शिक्षा और कौशल में वृद्धि होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, पोषण और पर्यावरण में स्थिरता बढ़ेगी। प्रमुख चुनौतियां भी हैं, क्या क्या चुनौती हैं, तो बुनियादी ढांचे की कमी है, कृषि उत्पादकता कम है, पलायन का मामला है, और वित्तीय सेवाओं के अनुपलब्धता है, जलवायु परिवर्तन है। प्रमुख संसाधन में क्या है, तो ढांचागत निवेश जैसे कि सड़क, ब्रिज और इंटरनेट तक पहुंच के लिए है समाधान किया गया है। और कृषि सुधार किया गया है, PMFBY और PMKSY और सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या है। वित्तीय समावेशन भी किया गया है, तकनीकी एकीकरण भी किया गया है जैसे AI, IoT और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे। और सतत कृषि जिसमें जैविक और हरित ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तकनीकी नवाचार में डिजिटल सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग प्रदान की गई है, एग्रीटेक स्टार्टअप लाया गया है, एग्री बाजार लाया गया है, क्रॉप इन लाया गया है। और ग्रामीण पर्यटन में आजीविका और संस्कृति बढ़ा दिया गया है, सौर ऊर्जा समाधान लाया गया है। AI के उपयोग कृषि क्षेत्र में फसल और क्रॉप इन में कर सकते हैं। वित्त में भारत पे के लिए हो रहा है, पेटीएम में हो रहा है, स्वास्थ्य के सेक्टर में निर्मय में हो रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में बायजू और वेदांतु में देख सकते हैं। अब देखते हैं मनरेगा 2024 में सुधार किया है, क्या क्या सुधार किया है, तो पहले इसके परिचय पढ़ते हैं। मनरेगा को नरेगा नाम से प्रारंभ किया गया था 2006 में, और ये ग्रामीण परिवार के प्रति वर्ष 1000 दिन के मजदूरी को गारंटी रोजगार प्रदान करता है। और मांग आधारित एवं कानूनी अधिकार के तहत है। बजट और प्रशासन तो 86,000 करोड़ 2024-25 में और 25-26 के लिए आवंटित किए गए हैं। बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्टाफ की संख्या दोगुनी की जाएगी। कार्य के दायरे में विस्तार किया जाएगा। नए अनुमत कार्य, बाढ़ नियंत्रण, मृदा और पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा। सामुदायिक और विविध परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तकनीकी आधुनिकीकरण में क्या है, तो कंप्यूटराइज्ड रसीदें हैं, पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड प्रिंटिंग है, वेतन पर्ची समय पर जारी करना, और कार्य मांग हेतु डिजिटल पोर्टल प्रदान करता है। मोबाइल और वेब पोर्टल से पंजीकरण हो जाता है, भुगतान स्थिति है, शिकायत प्रबंधन होगा, AI और डेटा विश्लेषण में मांग पूर्वानुमान और रियल टाइम में निगरानी की जाती है। वेतन भुगतान सुधार क्या हुआ है, तो प्रस्तावित दैनिक मजदूरी 375 के अनुशतपथी समिति
अनूप संपत्ति समिति के अनुसार कर दिया गया है। डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता ला दी गई है। विलंब और मुआवजा अनिवार्य कर दी गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है? सामाजिक ऑडिट को सशक्त करना है। अनुपालन न होने पर दंड है। बैंक यूआईडीआई को ऑडिट प्रक्रिया में शामिल करना है। नियमित वित्तीय ऑडिट करना होता है और कानूनी नीतिगत मजबूती मिलेगी। इसमें क्या है? तो कार्य की मांग को 15 दिन में रोजगार अनिवार्य किया गया है। और ग्राम सभा और स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना का चयन किया गया है। कौशल विकास में क्या किया गया है? तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू की गई है। सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय लाभ में क्या हुआ है? तो प्रत्यक्ष वेतन सुरक्षा और रोजगार दी गई है। और सड़क, नहर, स्कूल जैसी ग्रामीण अवसंरचना परोक्ष रूप से करना होगा। पर्यावरण में जल, जंगल, भूमि और संरक्षण हेतु हरित कार्य करना होगा। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो अभी भी प्रशासनिक देरी हो रही है, स्टाफ की कमी है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, कार्यभार के सुधार का विरोध हो रहा है और ऑडिट के बावजूद भ्रष्टाचार का जोखिम है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है 2024 के बाद? तो हरित नवीकरणीय परियोजनाओं पर फोकस है। स्थानीय रोजगार में शहरी पलायन की कमी है। पिछड़े व प्रवासन प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इस तरह से PDF कंप्लीट हो गया। थैंक यू।